अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर शाह के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिम शाह हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिमेंशिया के बारे में। डिमेंशिया क्या है, किस तरह होता है और इसकी क्या क्या अक़साम है। नाज़रीन, डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि मेमोरी लॉस होता है और आम फहम में ये बताते चलें कि जब लोग कहते हैं कि किसी का हाफजा कमज़ोर हो गया है या उसको याद नहीं रहता, तो मोर देन लाइकली उस आदमी को डिमेंशिया के असरात शुरू हो जाते हैं। इसमें ख़ास बात यह है नाजरीन कि मेमोरी लॉस जो डिमेंशिया में होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। इसकी मिसाल मैं ये देते चलूँ नाजरीन कि अगर किसी आदमी को डिमेंशिया है तो उसको पुरानी बातें याद होंगी जो 1960s में 70s में हुआ है वो याद होगा, लेकिन हो सकता है कि उसको जो पिछले हफ्ते हुआ है या जो कल हुआ है वो याद ना हो। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हमें हमेशा याद रखना चाहिए डिमेंशिया में कि शॉर्ट टर्म मेमोरी इफेक्ट होती है, लॉन्ग टर्म सही रहती है। दूसरा ये कि इसकी बहुत सारी अक़साम हैं। एक इसकी किस्म वैस्कुलर डिमेंशिया है जो कि स्ट्रोक की वजह से होती है, एक पार्किंसंस डिमेंशिया है जो पार्किंसंस की वजह से होती है, जिसके बारे में हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, और फिर मुख्तलिफ अक़साम और भी हैं। लेकिन इसका जो मेजर टाइप है वो उसकी कॉज हमें नहीं पता, और जो इसका 2/3 हिस्सा है जिसकी हमें कॉज नहीं पता उसको हम आम फहम में अल्जाइमर्स डिमेंशिया कहते हैं। अल्जाइमर्स डिमेंशिया का जो नाम है वो एक जर्मन न्यूरोपैथोलॉजिस्ट न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के नाम से है जो एलोइस अल्जाइमर्स थे, उनके नाम पे ये रखा गया है। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करते हैं। अपने मेहमान से आपका तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मोहसिन क़य्यूम। डॉक्टर मोहसिन क़य्यूम जो हैं वो बहुत बिजी साइकाइट्रिस्ट हैं, एडल्ट साइकाइट्रिस्ट हैं, जीरियाट्रिक साइकाइट्रिस्ट हैं और एडिक्शन साइकाइट्रिस्ट हैं, और डा मेडिकल के ग्रेजुएट हैं, तो मेरे ही कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। और इन्होंने जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपने 1994 में ग्रेजुएट किया है या 5 में 94 में। तो ये बताएं कि अभी हमने डिमेंशिया के बारे में थोड़े से वो की, ये बताएं कि आम फहम में लोगों को हम क्या पता है कि डिमेंशिया क्या है। भूलने की बीमारी तो आप फिर कहेंगे कि तमाम मर्द अपनी बीवियों की बातें भूल जाते हैं, उनको तो डिमेंशिया नहीं है, तो कैसे आप इसको बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आसिम भाई, आई वांट टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। माय प्लेजर। You are a big mentor figure for not just for the psychiatrist community in Houston, but also throughout the nation. So thank you. So it's an honor to talk to you. तो जैसे आपने बोला कि डिमेंशिया खाली एक मेमोरी का डेफिसिट नहीं है, ठीक, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एज एसोसिएटेड। बिल्कुल, जितनी बड़ी एज है उसमें इंसिडेंस बढ़ता चला जाता है। 65 से कम है 75, 85 और ज्यादा होता चला जाता है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे एज यू गेट ओल्डर, देन द रिस्क ऑफ हैविंग डिमेंशिया गोस, बिकॉज़ इट्स एज रिलेटेड डिजीज। ठीक। तो एज के साथ याददाश्त का कम होना इज अ नॉर्मल प्रोसेस, जिसको हम एक एज एसोसिएटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन कह सकते हैं। लेकिन डिमेंशिया का डिफरेंस ये है कि डिमेंशिया में इट्स नॉट जस्ट अ मेमोरी डेफिसिट, बट यू आल्सो हैव लॉट ऑफ अदर इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, इससे पहले कि आप उसको मजीद बताएं नाज़रीन, मैं ये बताते चलूं कि जो एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन जैसे बात की, उसकी एक आम मिसाल हम ये ले सकते हैं कि अगर आप कोई चीज़ भूल गए हैं, किसी ने आपको याद दिलाई तो याद आ जाएगी, वो एज रिलेटेड है। लेकिन जो डिमेंशिया में अगर कोई याद भी दिलाएगा तो इट्स नॉट इजी फॉर यू टू रिमेंबर। तो जो एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है उसमें अगर आपको याद दिलाए या लिख लें तो याद रहता है, लेकिन डिमेंशिया में नहीं रहता। तो ये मत समझें कि हर आदमी जिसकी मेमोरी लॉस है वो एज रिलेटेड है। इफ इट्स कमिंग बैक देन इट कुड बी एज रिलेटेड, अदरवाइज इट इज डिमेंशिया। सो प्लीज आप बताएं मजीद। तो मेडिकल कम्युनिटी के अंदर जो दो बड़ी सोसाइटीज हैं जिन्होंने डिमेंशिया पे क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया है, उसमें एक तो न्यूरोलॉजिस्ट्स अपना डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, और फिर साइकियाट्रिस्ट। हम कहते हैं हमारी डिजीज है, वो कहते हैं उनकी डिजीज है, वो हमारा इशू है, हमें हैंडल करने दो। न्यूरोलॉजिस्ट कहता है कि इट्स अ प्योर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ठीक। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। तो नो मैटर कि आप किस क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखें, जो बेसिक उसका क्राइटेरिया है डिमेंशिया का, उसमें 3 या 4 चीजें हैं जो जिनको अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो फैमिली मेंबर्स के लिए एक आसानी होगी कि दे कैन डायग्नोज देयर लव्ड वन कि भाई दिस इज नॉट जस्ट अ मेमोरी इशू, बट दे आर एक्चुअली गोइंग इनटू अ डिमेंशिया। ठीक। और सबसे कॉमन डिमेंशिया जो आपने बोला है वो अल्जाइमर्स। तो मेमोरी के साथ साथ कौन कौन से दूसरे डेफिसिट्स आ सकते हैं? एक
डेफिसिट होता है जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डिक्लाइन। उसका बेसिक मतलब ये है कि आपकी जो जजमेंट की और डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी है वो इम्पेयर हो जाती है। ठीक है? जैसे कि एग्जांपल है कि बिल देना या कोई चीज़ें याद रखना कि कब हमें क्या चीज़ पे करनी है, या अगर कोई दवा लेनी है, इस किस्म की चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक ऐसा डेफिसिट है जो नॉर्मली फैमिली मेंबर्स नोटिस करते हैं बजाय इसके कि पेशेंट खुद करे। ठीक। क्योंकि इट्स नॉट अनकॉमन कि शुरू में डिनायल हो, लैक ऑफ रिकग्निशन हो, क्योंकि इट्स सच अ डिसेबलिंग कंडीशन, इट्स वेरी हार्ड फॉर समवन टू एक्सेप्ट कि वो अपनी जो दिमागी जो सहूलत है, जो पावर है, आहिस्ता लूज कर। बिल्कुल। तो उसी वजह से डिप्रेशन भी इसमें काफी कॉमन है, विच वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। दूसरी जो डेफिसिट्स हैं इसके अंदर, दोज आर डेफिसिट्स रिलेटेड टू योर मोटर फंक्शनिंग एंड योर विजुओ स्पेशियल ओरिएंटेशन, जिसके डिफरेंट टेक्निकल नाम हैं, एप्रेक्सिया, एग्नोसिया, एफेजिया, 4A कहते थे, जिसमें लैंग्वेज का डेफिसिट आ सकता है। और लैंग्वेज के डेफिसिट न्यूरोलॉजी की फील्ड में 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो उसमें से कोई भी डेफिसिट आपको हो सकता है। लेकिन मेन जो इसमें इशू होता है वो प्रोसेसिंग का है, कि जो योर ब्रेन की जो कैपेसिटी है प्रोसेसिंग की वो रुक गई है, हॉल्ट हो गई है ऑलमोस्ट। ठीक। तो डिमेंशिया की रिसर्च के अंदर जो ये क्राइटेरिया डेवलप हुए, दीज वर फ्रॉम द क्लिनिकल वर्ल्ड, क्योंकि एसेंशियली इट वाज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब ये है कि ऐसा डायग्नोसिस जिसमें आपने इंटरव्यू करके, हिस्ट्री लेके, सिम्टम्स को देख के डायग्नोस कर दिया। ठीक। उसके बाद फिर जो रिसर्च जो पिछले 20-30 सालों में हुई है, उसमें काफी चीजें सामने आई हैं। उसमें जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स आए हैं, आपके जनरल रिस्क फैक्टर्स इन योर लाइफस्टाइल हैं, ठीक है, और कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जो कि मेडिकल भी हैं और साइकियाट्रिक। ठीक। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स कैन लीड टू डिमेंशिया। एंड अल्जाइमर इज द मोस्ट कॉमन टाइप, जबकि अल्जाइमर के अंदर भी 2 टाइप्स हैं, एक अल्जाइमर है, एक डिमेंशिया ऑफ लुई बॉडी है। So they are both very common and it's a big problem. Okay. अच्छा, इसमें ये देखने में आया कि डिमेंशिया इज नॉट अ सडन डायग्नोसिस, इट्स अ डाउनहिल कोर्स, प्रोग्रेसिव डाउनहिल कोर्स। मतलब ये कि ये नहीं होता कि आदमी सुबह उठा हो और उसको मेमोरी एकदम उसकी चली जाए, आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेमोरी जा रही होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब फैमिली एकदम नोट करती है, आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए या बीमार हो जाए, तो वो क्योंकि मेमोरी लॉस ज्यादा हो जाता है उसके बाद इमीडिएटली, तो फैमिली एकदम नोट करने लगती है। लेकिन जब आप उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि हाँ, थोड़ी बहुत चीजें इनको याद नहीं रहती थी, लेकिन हम समझते थे कि ये एज रिलेटेड है। बिल्कुल। which can last for 5-10 years. और दूसरा ये कि एग्जीक्यूटिव फंक्शनल इम्पेयरमेंट, कि वो बिल देना भूल गए, या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भूल गए, या फोन नंबर भूल गए, या ये सब चीजें भूल गए। फिर ये होता है कि कई लोग कहते हैं कि जी मेमोरी का डेफिसिट जैसे हमने जिक्र किया वो है, लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि एडवांस स्टेजेस में वो अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जिसको हम ADLs कहते हैं, वो भी नहीं कर पाते। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें चलती रहती है। और ये भी स्टडीज में देखने में आया है डॉक्टर कयूम के जो पहला साइन है डिमेंशिया का, दैट इज सोशल आइसोलेशन एंड डिप्रेशन, कि वो डिमेंशिया की होने से कई साल पहले इंसान में आ जाता है, क्योंकि वो अंदर अंदर महसूस करने लगता है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, आई एम नॉट वेयर आई शुड बी, राइट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमें ये बताएं नाजरीन को कि वेस्कुलर डिमेंशिया क्या है। आम जबान में तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है या स्ट्रोक हुआ है, उसके नतीजे में जो भी मेमोरी लॉस होगा, दैट विल बी क्लासिफाइड एज वेस्कुलर डिमेंशिया। क्या आप इसमें बताना पसंद करेंगे? सो वेस्कुलर डिमेंशिया, बिफोर आई गेट इनटू वेस्कुलर डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिमेंशिया में भी कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं दैट आर वेस्कुलर रिस्क फैक्टर्स, लेकिन वेस्कुलर डिमेंशिया को डिफरेंशिएट किया गया बाद में, जब क्लासिफिकेशन बहुत रिफाइंड हुई, तो उसमें फिर एक ऐसी क्लास निकाली गई जिसमें सिर्फ मेन जो इशू था दैट वाज अ वेस्कुलर इशू। तो वेस्कुलर का मतलब क्या है? तो वेस्कुलर का बेसिक मतलब ये है कि ब्रेन इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन ब्लड सप्लाई। जब आपकी ब्लड सप्लाई किसी वजह से इम्पेयर होती है, वेदर इट्स ओवर टाइम और वेदर इज सडन, उसकी वजह से अगर आपको डिमेंशिया डेवलप होता है, आपकी मेमोरी डेफिसिट होती है, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डिक्लाइन होता है, तो दैट्स कॉल्ड वेस्कुलर डिमेंशिया। ठीक। अब उसके बहुत सारे कॉजेज हैं, उसमें एक स्ट्रोक सबसे कॉमन कॉज है, स्ट्रोक राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड, या माइनर स्ट्रोक भी हो सकता है, या रिपीटेड स्ट्रोक्स जिसको हम TIA कहते हैं, दैट कैन बी अ कॉज। ठीक। या बाज लोगों में ऑब्वियस स्ट्रोक ना नहीं होता, लेकिन
उसमें जिसको हम क्लिनिकल टर्म यूज करते हैं माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस, जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आते रहते हैं जी। तो अगर ये चीजें सही तरह से एड्रेस ना की जाएं, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ब्लड प्रेशर को देखें, बिल्कुल ठीक है, आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, क्योंकि हमारे नहीं करेंगे तो भी लोगों में कि भाई कि मैं मेरी शुगर ठीक है, और और ये डॉक्टरों में बहुत ज्यादा है, डॉक्टरों में और ज्यादा है कि वो तो बिल्कुल दवा लेना पसंद नहीं करते। दिस इंक्लूड्स ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी एंड यू। अच्छा, तो वेस्कुलर डिमेंशिया नाज़रीन, जिसके बारे में थोड़ा ये बताते चलें कि वैसे डिमेंशिया का कोई सॉर्ट ऑफ टेस्ट नहीं है। हम बात करेंगे अल्जाइमर्स की कि पेट स्कैन है थोड़ा सा उसके लिए, लेकिन वेस्कुलर में आप एमआरआई कर सकते हैं, आपको वो माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस मिल सकते हैं, स्ट्रोक का चांस मिल सकता है, व्हाइट मैटर चेंजेस मिल सकते हैं, जिससे आप डायग्नोसिस उसकी कर सकते हैं। अच्छा, वेस्कुलर डिमेंशिया में कुछ स्ट्रोक जैसे भी फिजिकल सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि आवाज या बोलना, जिसको हम एफेजिया कहते हैं या डिसआर्थरिया कहते हैं, वो भी होते हैं उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपको एक परसेंटेज पेशेंट्स की ऐसी मिलेगी जिसको एक्चुअली स्ट्रोक हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रोक राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड, बेसिकली दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, जो कि क्लिनिकल टर्म है, लेकिन बेसिकली इट्स द राइट साइड ऑफ द ब्रेन और द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन दैट गेट्स अफेक्टेड, ठीक सही, ठीक है। तो इसके कुछ साइकियाट्रिक इम्प्लीकेशंस भी हैं, उस पे हम वक्फे के बाद बात करते हैं। नाज़रीन, वक्फे का वक्त हो जा रहा है, वक्फे से वापस आके हम बात करेंगे साइकियाट्रिक इम्प्लीकेशन और जो एक और बहुत अहम काइंड है डिमेंशिया की, अल्जाइमर्स, उसके बारे में। वक्फे तक के लिए We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings, counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी, वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे डिमेंशिया की साइकियाट्रिक मैनिफेस्टेशंस की। हम वेस्कुलर डिमेंशिया के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा उसके साइकियाट्रिक मैनिफेस्टेशंस के बारे में बताएं कि क्या नजर आता है, अगर आप साइकियाट्रिस्ट हैं क्या देखते हैं? तो डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन का कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ है। ठीक है। When it comes to vascular dementia, it's a very localized dysfunction. ठीक। अगर आपका राइट साइडेड ब्रेन इम्पेयरमेंट है तो उसमें आपको डिफरेंट सेट ऑफ साइकियाट्रिक इश्यूज मिलेंगे। लेफ्ट साइडेड इम्पेयरमेंट है तो उसमें आपको डिफरेंट सेट ऑफ इम्पेयरमेंट्स मिलेंगे। डिप्रेशन बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट 90% लोगों को डिप्रेशन होता है। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इट्स द फर्स्ट सिम्पटम सोशल आइसोलेशन डिप्रेशन। फिर एज अ पेशेंट, एज अ पर्सन, वन वंडर्स कि भाई मैं तो डिप्रेस्ड हो ही नहीं सकता। आई हैड अ वंडरफुल लाइफ, आई हैड ग्रेट जॉब, सब कुछ मेरा सही था, आई हैव अ ग्रेट फैमिली, तो व्हाई डू आई फील डिप्रेस्ड, व्हाई एम आई फीलिंग सो डाउन? तो उसका आंसर ये है कि इट्स बायोलॉजिकल, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट यू आर गोइंग थ्रू एंड व्हिच इज कॉजिंग डिप्रेशन। एंड डिप्रेशन की एक अलग डिस्कशन, आई एम श्योर यू हैव अनदर प्रोग्राम ऑन। बिल्कुल। तो लेकिन कुछ वेस्कुलर डिमेंशियाज ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा बिहेवियरल इश्यूज नजर आएंगे, जिसको हम डिसइनहिबिशन कहते हैं। ठीक। और डिसइनहिबिशन की वजह यह है कि यूसीएलए में जो मेन जो रिसर्चर्स ने देखा कि डिफरेंट पैथवेज हैं ब्रेन के, अगर उन पैथवेज को इम्पेयर किया जाए तो आपको जो ब्रेन का जो अंदर का बैलेंसिंग का जो फंक्शन है दैट गेट्स डिसरप्टेड। तो उसकी वजह से a normal person can behave very abnormal,
ठीक, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस। तो उसमें जो देखने में आया कि जब मरीज जाता है डॉक्टर के पास, एक तो वो ज़्यादातर खुद नहीं जाता, डिप्रेशन में शायद चला जाए, लेकिन उसको कोई और लेके जाता है क्योंकि मरीज को इतना अंदाज़ा नहीं होता कि मेरे साथ ये हो रहा है। और ये भी देखने में आया है कि जब फैमिली मेम्बर्स लेके जाएंगे तो जब लेके जाते हैं कि जब सिम्टम्स उनके हाथ से निकल गए हों। मिसाल के तौर पे जब मरीज शक करने लगे कि मेरी बीवी या हस्बैंड का अफेयर चल रहा है या कोई चीज़ें चोरी कर रहा है, विच इज़ पैरानोया डिल्यूजन, जो नहीं हो रहा होता, या फिर ये कि विजुअल हेलुसिनेशन जो बहुत कॉमन है डिमेंशिया में, वो नज़र आती हैं, वो होने लगती हैं। तो इस किस्म की जब बातें होती हैं तो वो फैमिली मेम्बर्स के लिए काफ़ी तकलीफदेह होती हैं, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि कुछ उससे बचने के लिए फैमिली शुरू में कुछ कर सकती है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल कर सकती है। असल में प्रिवेंशन, डिप्रेशन इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया। तो किसी किस्म का भी जो स्ट्रेस है वो आपके ब्रेन फंक्शन के लिए है। जैसे जनरल मैसेज इन योर लाइफ एनीवे कि लाइफ के अंदर एक बैलेंस होना। तो नाज़रीन, स्ट्रेस फ्री जिंदगी गुजारें, कैसे गुजारें इसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन गुजारें। तो ट्रीटमेंट्स बहुत सारी हैं, ठीक है, इसमें थेरेपी भी हो सकती है अगर अर्ली स्टेजेस में, खास अर्ली स्टेजेस में अगर डिप्रेशन सिवियर नहीं है। आपको काउंसलिंग चाहिए सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या प्रोसेस है, जिसको हम साइको एजुकेशन कहते हैं, फैमिली के लिए बहुत जरूरी है वो, क्योंकि इसमें इमोशनल बर्डन बहुत ज्यादा होता है, ना सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि फैमिली के लिए। और जो केयर गिवर बर्डन है इट्स इनॉर्मस टॉल ऑन द फैमिली। बिल्कुल। और इसमें सबसे जो मैं देखता हूँ सिवियर केयर गिवर बर्डन, जब एक स्टेज आती है डिमेंशिया की, मिडिल स्टेज, सिवियर स्टेज, जब मरीज अपनी फैमिली को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, दैट इज सो पेनफुल फॉर द फैमिली के बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। एंड क्वाइट डिप्रेशन फैमिली मेंबर्स के अंदर भी काफी कॉमन है। तो एक तरीका तो साइकोथेरेपी है, काउंसलिंग है, उसमें फैमिली की काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली को कुछ पता नहीं होता कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 5 सालों में, 10 सालों में हमने क्या प्लानिंग करनी है। और बहुत सारे आपने लाइफ के डिसीजंस लेने हैं, आपने अपनी रिटायरमेंट प्लान करनी है, बच्चों के लिए आपने लिविंग विल डिसाइड करनी है। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की। सो यू हैव टू टॉक टू समवन टू रियली अंडरस्टैंड कि इसका इम्पैक्ट क्या है। तो पहली स्टेज तो ये है कि इसको समझा जाए कि ये है क्या। इज इट अ स्टैग्नेंट डिमेंशिया, क्योंकि वैस्कुलर डिमेंशिया कैन एक्चुअली इम्प्रूव, लेकिन अगर अल्जाइमर डिमेंशिया तो आहिस्ता आहिस्ता, और वैस्कुलर की भी इम्प्रूवमेंट यूजुअली शुरू के 2 सालों में ज्यादा होती है, फिर वो प्लेटो हो जाती है। आपने जो बात की विल की, उसको मैं थोड़ा सा जरा फॉलो करना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है कि स्पेशली अगर आप ओल्ड एज में हो तो ये कि आप कोई विल बनाएं या पावर ऑफ अटर्नी दें या मेडिकल पावर ऑफ अटर्नी दें, क्योंकि अगर ऐसी कोई डिजीज होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर डॉक्टर्स के लिए भी फैसला करना। हमको पता है, हम देखते हैं ये, और फैमिली वालों के लिए भी। उससे अगर आप पहले ही इस बारे में डिस्कस कर लें फैमिली से, तो व्हेन दे आर इन देयर फुल सेंसेस दे कैन मेक अ डिसीजन कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना। इट्स अ ग्रेट प्लानिंग टूल। बिल्कुल। इन चीजों को एहतियातन देखा जाए और अर्ली स्टेज में डायग्नोज करके कर ली जाए, रियलिस्टिक अप्रोच दी जाए कि अनफॉर्चुनेटली दिस थिंग इज हैपनिंग। एक्सेप्टेंस तो जरूरी है पहले। देयर इज नो क्योर फॉर इट। डिमेंशिया का कोई इलाज नहीं है। अब इलाज पे भी हम आएंगे, आप पहले अपनी बात मुकम्मल कर लें। तो दूसरी ट्रीटमेंट जो है अब डिपेंड करता है, जो साइकियाट्रिक कंडीशन है, हमारे पास दवाइयां हैं काफी सारी, इसी स्टेज पे नॉर्मली पेशेंट साइकियाट्रिस्ट के पास आता है या फैमिली लेके आती है। तो उसमें ऐसी मेडिकेशंस की एफिकेसी है कि तकरीबन 70 to 80% इम्प्रूवमेंट आपके जो साइकियाट्रिक सिम्टम्स हैं उनमें तो आ जाता है, प्रोसेस तो, लेकिन मेमोरी में नहीं। मेमोरी की ड्रग्स काफी सारी मेडिकेशंस आई हैं और 2 मेन पाथवेज हैं जिसपे काम हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दवाइयां हैं उनका जो मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट है बहुत मिनिमल है। बिल्कुल। तो उसकी बेसिक वजह यह है कि इट्स नॉट रिवर्सिंग द अंडरलाइंग कोर प्रोसेस, इट्स काइंड ऑफ कीपिंग इट द सेम प्लेस, ट्राइंग टू कीप इट स्टेडी। तो मैं जब दवाएं बल्कि देता हूं तो मैं तो ये बताता हूं नाजरीन मरीजों को या उनकी फैमिलीज को कि इफ यू आर स्टार्टिंग अ मेडिसिन फॉर मेमोरी, वेदर इट इज एरिसेप्टर, निमेंडा और व्हाटएवर यू स्टार्ट, तो आप जब 3 महीने बाद दोबारा आएंगे और आप अगर ये कहते हैं कि मेरे फादर की या मदर की मेमोरी वैसे ही है जैसे पहले थी, तो टू मी दैट इज एन इम्प्रूवमेंट। व्हाई? क्योंकि अदरवाइज उस 3 महीने में मेमोरी आपकी मजीद खराब होनी चाहिए थी। वो आपके स्टेटस को कुछ अरसे, जैसा आपने कहा 6 महीने या साल, मजीद मेंटेन कर सकती है, लेकिन इम्प्रूव नहीं करेगी मेमोरी। जो मेमोरी चली गई, तो डिमेंशिया में क्या मरीज ड्राइव कर सकता है?
हम ये कहते हैं ज़्यादातर कि भाई अर्ली स्टेजेस में यू कैन, लेकिन उसके बाद आप नहीं कर सकते। कई स्टेट के पास टेस्ट भी हैं कि आप जाके वो पूरे टेस्ट ले सकते हैं और आपको बताते हैं। और दूसरा ये कि चूल्हा खाना पकाना, क्यों? क्योंकि ये देखने में आया कि मरीज जब खाना पकाते हैं तो कुछ चीज़ जल जाए, और इस तरह से, क्योंकि यहाँ तो लकड़ी की घर है तो कई लोगों के घर भी जल चुके हैं। तो क्या आप उस बारे में कहते हैं? तो इसमें एक टेस्टिंग होती है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ड्राइविंग की जो इम्पेयरमेंट है इज बेसिकली अ विजुओ स्पेशियल इम्पेयरमेंट, और आपका जो एरिया ऑफ ब्रेन इज पैराइटल लोब्स, और उसमें आप YouTube पे भी देख सकते हैं, इट विल एक्चुअली शो यू कि आपका विजन कैसा है, डिमेंशिया का पेशेंट का विजन कैसा है और एक नॉर्मल विजन कैसा होता है। इट्स वेरी वेरी स्मॉल। तो आप देख तो सकते हैं, अब अगर आप घर में किसी से बात कर रहे हैं तो 1-on-1 पे तो आप देख सकते हैं, लेकिन जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपके आसपास के जो माहौल है, एग्जैक्टली, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, वो आपको फिर उसको आप कंप्रीहेंड नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बिल्कुल सीधे चलाना है वो तो आप कर लेंगे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जैसे आपने कहा वो आप कंप्रीहेंड नहीं कर पाते, इसीलिए एक्सीडेंट का ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल वेरी हाई, और प्रोसेसिंग स्पीड आपकी वैसे बहुत कम हो जाती है। तो और चूल्हा का बताएं। चूल्हे का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, यू नो, अगर इस स्टेज पे आ चुके हैं कि इतनी भूल रहे हैं कि कोई रिस्की काम भी, क्योंकि शुरू में तो चाबियां भूल जाना, नाम भूल जाना, डेट ऑफ बर्थ भूल जाना, ये बिल्कुल बहुत कम। लेकिन अगर आप इतनी इंपॉर्टेंट चीजों को भूल रहे हैं, दरवाजा आपने खुला छोड़ के बाहर चले गए, वॉन्डरिंग बिहेवियर बहुत होता है, बिल्कुल। और आप बल्कि टेक्सास में तो अक्सर देखते भी हैं कि जगह जगह हाईवेज पे लगा हुआ है मिसिंग एल्डरली सो एंड सो, क्यों? क्योंकि वो घर से चले गए और उनको नहीं पता कि वो कहाँ है। दैट्स वेरी कॉमन, राइट? वेरी कॉमन। तो उसमें एनवायरनमेंट को कंटेन करना, इसमें अल्जाइमर एसोसिएशन है हमारी एक, उसमें काफ़ी वीडियोस हैं, हेल्प है, सपोर्ट है। यहाँ पे ह्यूस्टन में उनका एक ऑफिस भी है। बिल्कुल। और आप घर के माहौल को ऐसा प्रूफ करें कि उसमें ऐसा रिस्क ना हो। तो उसके बारे में बताएं कि घर के माहौल को क्या करें। एक तो ये कि अवेयरनेस हम करें, दूसरा ये कि लॉक सिस्टम हम ऐसा करें कि वो इतनी आसानी से लॉक ना खोल सकें और बाहर निकल सकें, और अगर निकलें, क्योंकि वो लॉक करने में भी ये होता है कि अगर आप लॉक सिक्योर कर देते हैं चाबी, तो अगर अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी है तो आप भी नहीं निकल सकते। तो कम से कम हम अलार्म लगा सकते हैं कि जब वो निकले तो अलार्म बजेगा एंड एवरीबॉडी इज अवेक, राइट? लेकिन हम उसमें ये क्या कर सकते हैं कि तमाम लोगों को इस बारे में, घर वालों को एक एजुकेशन दें कि भाई ये चीज़ें नॉर्मल हैं डिमेंशिया में, और इस बारे में बहस करना बेकार है, क्योंकि आपने कोई बात मरीज को बताई, 5 मिनट बाद वो भूल जाएंगे, फिर वही सवाल आपसे करेंगे। और कई दफा ये देखने में आया कि घर वाले चिढ़ रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं कि अभी तो आपको बताया था, आप फिर यही पूछ रहे हैं। तो कैसे आप उनको समझाएं? तो इसमें एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एजुकेशन। और एजुकेशन भी इट सिंक्स इन ओवर टाइम, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि डिनायल ना सिर्फ पेशेंट का है बल्कि फैमिली का और ज्यादा है। पेशेंट की तो सेंसेस आहिस्ते आहिस्ते जा रही हैं, लेकिन फैमिली का डिनायल और ज्यादा है। तो इसलिए एक काउंसलर के साथ बात करना, एक थेरेपिस्ट के साथ बात करना, अपने साइकियाट्रिस्ट या प्राइमरी केयर फिजिशियन के साथ बात करना, और ऐसे सवाल पूछना। The more questions you ask, the more you learn about the condition. अभी आपने मोर क्वेश्चन की बात की, और हमारे टाइम का, प्रोग्राम का टाइम आहिस्ता आहिस्ता खत्म की तरफ आ रहा है। तो नाज़रीन, आज हमने बात की डिमेंशिया के बारे में, हमने बात की अल्जाइमर्स डिमेंशिया के बारे में, वैस्कुलर डिमेंशिया के बारे में। सिर्फ 2-3 चीजें मैं जरूर कहूँगा सबको याद रखना कि ओल्ड एज में मेमोरी जरूर कम होती है, लेकिन डिमेंशिया की मेमोरी ज्यादा सिवियरिटी से कम होती है। मतलब ये कि अगर आपको कोई याद भी दिलाए तो वो चीज़ याद नहीं आती, एक बात। और दूसरी चीज़ ये कि ये याद रखें कि अगर आपके फैमिली में किसी भी बुजुर्ग को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन है पिछले हफ्ते में 10 दिन में, तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको लगता है कि वो डिप्रेशन में आ रहे हैं या पैरानॉइड हो रहे हैं, शक कर रहे हैं, ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, क्या पता ये डिमेंशिया से रिलेटेड हो। और सबके लिए ज़रूरी है कि एक एज के बाद अपनी विल बनाएं और अपनी पावर ऑफ अटर्नी रखें, और अपनी घर में मोहतात रहें और सेफ्टी रखें। जैसे कि जिक्र किया कि अलार्म सिस्टम हो अगर कोई घर से जा रहा है, या अगर आपकी हालात इतनी ख़राब है तो आप कुकिंग से भी परहेज़ करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।